नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस की बैठक में सत्र के मुद्दों पर चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल को सौंपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। समर्थन में बागी विधायकों के नेता कलिखो पुल भी शामिल। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय। उत्तराखंड में गंगा और अलकनंदा उफान पर। असम के 6 जिलों के करीब 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। तुर्की में नाकाम तख्ता पलट के बाद गिरफ्तारियां जारी। फतहुल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाई बैठक। और डेविस कप में भारत की कोरिया पर 3-0 की अजय बढ़त। ग्रुप प्लेऑफ में पहुंची पेस बोपन्ना की जोड़ी। एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन बने विजेंद्र सिंह। खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर आज सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें विधायी एजेंडे पर आम राय बनाने और सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर होगा। अगले महीने की 12 तारीख तक चलने वाले इस सत्र में 20 कामकाजी दिन होंगे। सत्र में जीएसटी समेत 25 विधेयकों पर चर्चा कर पारित किए जाने की उम्मीद है। सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले शनिवार को कांग्रेस ने सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हुई बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने अरुणाचल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जीएसटी पर भी पार्टी नेताओं के बीच चर्चा हुई। कांग्रेस जीएसटी की दर को संविधान संशोधन बिल में शामिल करने की मांग कर रही है। There is a cap of final limit of 18%, beyond which there can be no higher taxation on people of India. And this is not a personal issue of the Congress party. This is a demand on behalf of people of India. इस बीच आज सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी ऐसी ही बैठक बुलाई है। दोनों ही बैठकों में जीएसटी का एजेंडा सबसे ऊपर है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार सभी दल जीएसटी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस जो है वो देश के कमजोर तबकों के, गरीबों के विकास की दुश्मन नहीं हो सकती। इसलिए जो है वो इस बार जो है हमें उम्मीद है, देर आए दुरुस्त आए। इस बार जो है वो कांग्रेस जो देश के विकास की हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए वो बनेगी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार जीएसटी पर सिर्फ कांग्रेस से बात कर रही है, जो उचित नहीं है। ये संदेश ऐसा दिया जा रहा है जैसे कांग्रेस अगर साथ हो जाएगी तो हमारा बिल पास हो जाएगा। तो हम छोटे दलों को जिस तरह वो दरकिनार करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अरुण जी को चाहिए कि सभी विरोधी दलों से, लोगों से, बल्कि सभी विरोधी क्या सभी दलों के नेताओं को बुलाएं, इस पर डिस्कशन करें। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई लंबित बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में आज करीब 12 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता पेमा खांडू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तेजी से बदले घटनाक्रम में नबाम तुकी ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया था। पेमा खांडू के समर्थन में बागी विधायकों के नेता कलिखो पुल भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम में पेमा खांडू को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। कांग्रेस के 44 विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई। बैठक में नबाम तुकी से नाराज 29 विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल भी पहुंचे। There is no rebel in the party. All are united. There was little bit of differences of opinion, differences of expression. So, but other people has created and tried to disunite the party. So now they are all united. दरअसल शनिवार को नबाम तुकी को विधानसभा में बहुमत साबित करना था। इससे पहले उन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल तथागत रॉय से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और कांग्रेस की ओर से नया नेता चुनने की सूचना दी। उनके इस्तीफे को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। पेमा खांडू ने राज्यपाल से मुलाकात कर
47 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। इनमें 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। Today I have staked my claim to the Honorable Governor. I have support of full Congress MLAs. At the moment we are having 45 Congress MLAs and 2 independent. 60 सदस्यों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 58 सदस्य हैं। इनमें कांग्रेस के 45, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। पिछले नवंबर में कांग्रेस के कई विधायकों ने नबाम तुकी को हटाने के लिए बगावत कर दी थी। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। वहाँ जो अस्थिरता का वातावरण जो पैदा किया वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। उनका नेतृत्व को लेकर के आपस में झगड़ा था और कांग्रेस ने फिर नेतृत्व बदलने का निर्णय किया। ये सब उनके अंदर की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई वास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने 9 दिसंबर 2015 को राज्यपाल की तरफ से लिए गए फैसलों को अवैध बताया था। इसके बाद नबाम तुकी की मुख्यमंत्री पद पर वापसी हुई थी। तुकी ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर शक्ति परीक्षण के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने और समय देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक राजधानी लखनऊ में होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी शीला दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों से खुफिया सूचना साझा करने को कहा है। राष्ट्रपति भवन में कल हुई अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की सलाह दी। 10 साल बाद हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि साल के अंत तक हर नागरिक के पास आधार कार्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 11वीं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के अलावा कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से मिलकर काम करने और आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए खुफिया सूचनाएं साझा करने पर जोर दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस ना हो, एजेंसियों में अधिक तालमेल ना हो, हमारी पुलिस आधुनिक सोच और तकनीक से लैस ना हो। हमने इस मोर्चे पर काफी लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन हमें लगातार अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाते चलना है। बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना था। इस बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें केंद्र राज्य संबंधों पर जस्टिस MM पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा में सुधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शामिल है। अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। माना जा रहा है कि GST को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों से राय ली। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नहीं पहुंचे। आखिरी बार ये बैठक 2006 में हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि बैठक से पहले उन्हें एजेंडे की कोई जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने राज्यों के कर्ज का समाधान निकालने के लिए समिति बनाने की मांग की। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में एक कमेटी होना चाहिए। आप 3 महीना का अंदर चीफ मिनिस्टर का सब साथ बात करके इसको एक फैसला करो, नहीं तो और स्टेट, अगर स्टेट डूब जाएगा तो सेंट्रल भी डूब जाएगा। आपका पास तो रिजर्व बैंक है, आप नोट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का पास कुछ नहीं है। कश्मीर के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी है। कुपवाड़ा में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने एक थाने पर हमला किया। इसके बाद फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। कश्मीर में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 पुलिस वालों समेत 3100 लोग घायल हैं।
घाटी में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अलगाववादियों के बंद के कारण भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई। पिछले 2 दिन से यात्रा स्थगित थी। सुरक्षा बलों के हाथों हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में तनाव है। केंद्र सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आए। इस बीच घाटी में केबल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। Important for them to realize that they should not get misguided by the so-called protagonists of terrorism who are sacrificing them at the altar of what they subjectively describe as a freedom fight, but at the same time they have ensured that their own children are lodged in safe havens. और मुंबई की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। माल्या के खिलाफ भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी कि AAI ने चेक बाउंस का मामला दायर कर रखा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माल्या को हाजिर होने के लिए कहा था। माल्या के पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दरअसल किंगफिशर एयरलाइंस ने 100 करोड़ रुपए के 2 चेक AAI को दिए थे। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस माल्या की कंपनी है। माल्या फिलहाल देश से बाहर हैं। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये 9 नक्सली चिंताजोपल्ले के रहने वाले हैं। इनमें से 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। पुलिस ने बताया कि ये नक्सली मर्डर और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नक्सली राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 5 और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक मामले दर्ज थे। So 9 Maoists have surrendered before Vizag District Police. Out of these now 9 Maoists, 3 are from Chintapalli and 6 are from Koiru area. These 3 people, out of these 3, 2 are having 1 lakh rewards. बुलेटिन में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। रंग जो है खालिद संगीत का, जिनमें है कुछ नया कर दिखाने का जज्बा। घराना तो ठीक है, आदमी में खुद में उतना दम चाहिए कि वो अपना घराना या अपना म्यूजिक खुद लोगों तक पहुंचाए। मिलिए शख्सियत में संगीत की दुनिया के अद्भुत सितारे अभिजीत पोहनकर से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में बसों की भारी किल्लत है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान करीब 800 बसें सड़कों से हट चुकी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में इन दिनों ज्यादातर बस स्टॉप पर ये आम नज़ारा है। बसों के आते ही लोग इसमें सवार होने के लिए टूट पड़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली सरकार ने माना था कि यहाँ 11,000 बसों की जरूरत है। 2010 में डीटीसी के बेड़े में 1,250 क्लस्टर बसों को मिलाकर 7,050 बसें थीं, लेकिन इनकी तादाद घटकर 5,226 पर सिमट गई है। हर साल बसों का बेड़ा घटता जा रहा है। पिछले साल ही दिल्ली की सड़कों से 729 बसों को हटाया गया है। वहीं 445 बसों को इस साल के आखिर में हटाने की योजना है। डीटीसी का कहना है कि पुरानी होने की वजह से आए दिन ब्रेकडाउन होता है, जिसके चलते रोजाना 200 बसों को सड़कों से हटाना पड़ता है। खराब रखरखाव भी इसकी बड़ी वजह है। डीटीसी का जो औसतन पर डे का ट्रिप्स है वो करीब 40,000 ट्रिप्स लगते हैं और किलोमीटर करीब 9 लाख कवर किए जाते हैं। और हमारा जो डेली पैसेंजर्स हैं, डेली क्लियरेटेज है हमारा, वो है 3.5 मिलियंस के करीब। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में 16,000 बसों की जरूरत है, जबकि मौजूदा संख्या इसके आधे से कम है। इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। पिछले 35 वर्षों में अगर हम 1980 से लेकर के और 2016 की बात करें, जहां बसेस की संख्या 1 लाख जनसंख्या पर
57 थी, आज की डेट में वो 30 पहुंच गई है। तो आप ये मान के चलेंगे कि तकरीबन 35 साल में जहां बसेस की संख्या दोगुनी होनी चाहिए थी या उससे भी कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो संख्या कम हो गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की बात कही थी। हालांकि चुनावी वादों को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। हमने किया था कि एयर कंडीशन बसेस ली जाएंगी, वो शायद उनके जो मॉडल्स हैं अप्रूव्ड सेंटर से नहीं हो पाए हैं अभी तक, तो इस वजह से वो मिल नहीं पा रही हैं। तो हमें लगता है नए टेंडर करने होंगे। अगर हम दिल्ली में अच्छी बसें लाना चाहते हैं, एयर कंडीशन बसेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडल्स जो अप्रूव हुए हैं उतनी अच्छी बसेस नहीं बन पाई हैं अभी तक। सम विषम फॉर्मूला लागू होने के दौरान कई बार बसों की भारी कमी से लोगों को दो चार होना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अपने 1.5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही नाकाम होती नजर आ रही है। वो ऐसे कि ऑड इवन और कार फ्री डे जैसे कार्यक्रम चलाने के बावजूद सरकार आज ये कहने को मजबूर है कि साल के अंत तक दिल्ली में और बसेस की कमी हो सकती है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य के 6 जिले लखीमपुर, गोलाघाट, मोरीगांव, धीमाजी, बिश्वनाथ और जोरहट जिले में भारी बारिश से करीब 2 लाख लोग पीड़ित हैं। वहीं 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 16,240 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि नुमालीगढ़ के धनसिरी और गोलाघाट में भी नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। राज्य सरकार ने गोलाघाट और जोरहट जिले में 21 राहत कैंप खोले हैं, जहां 3,811 लोगों को पनाह दी गई है। उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय होने से उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और बिहार के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई। दिल्ली में भी जल भराव के चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। कहीं राहत तो कहीं आफत। तस्वीरें दिल्ली और उत्तराखंड की हैं। एक तरफ मानसून के आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी में 2 पुल बहने से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया और तीर्थ यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। गंगा और अलकनंदा समेत कई नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं। यहाँ पे थोड़ा कटाव हो रहा है, इसको अभी ये खतरे की जद में आ गए हैं। अब इनके कटाव को रोकने के लिए अभी इस समय तो ऐसी संभव नहीं कोई काम किया जाना, लेकिन जब भी मौका मिलता है सब काम करने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, इसके बचाव के लिए कार्य किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत राज्य के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हल्द्वानी और देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। हल्द्वानी के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। घर से निकले हमें आधा घंटे से ज्यादा हो गया। पूरा सड़कों में पूरा पानी भरा हुआ है, हम लोग जा नहीं पा रहे, अभी भी ऑटो का वेट कर रहे हैं। दिल्ली में भी भारी बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, पर जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ITO एम्स पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोगों को मंजिल तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई। हालांकि दिल्ली सरकार बारिश और जल भराव से निपटने की पूरी तैयारी का दावा कर रही है। पूरे रास्ते महरौली बदरपुर रोड पे जाम है। अभी पेपर देके जस्ट अभी डायरेक्टली आ रहा हूँ, ऑफिस जाना था, पूरे रास्ते निकल गए। यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, पानी के निकास के लिए कोई साधन नहीं है। पंपिंग करके निकाल रहे हैं उसको। अब बारिश तो होगी, अब बारिश के साथ साथ पानी को निकलने के लिए अगर नाली की चौड़ाई 6 फुट चाहिए और नालियाँ 2 फुट की है, 2.5 फुट की हैं, तो उसको समय लगेगा, परंतु हमने पंपिंग करके जल्द से जल्द निकाल रहे हैं। और कहा है कि 1 घंटे के अंदर दिल्ली में जहाँ पर भी बारिश होने के बाद 1 घंटे के अंदर हर जगह से निकाल दिया जाए। उधर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 11वीं असीम की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। बैठक के आखिरी दिन शनिवार को सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। वहीं बैठक में आपसी संपर्क को बढ़ाने और तुर्की के ताज़ा हालात पर चिंता जताई गई।
बैठक के इतर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। शनिवार को 11वीं असेम बैठक में उलान बटोर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आखिरी दिन आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। सदस्य देशों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। शांति, सुरक्षा, स्थायित्व और आर्थिक क्षेत्र में सुधार पर सहयोग बढ़ाने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। इस दौरान एशिया और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। तुर्की के ताज़ा हालात भी सदस्यों की चिंता का विषय रहा। Dramatic events which have shaken the world during our summit. I mean the massacre in Nice and the attempt of coup d'etat in Turkey show how important is dialogue, cooperation, mutual respect and understanding. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने आतंक को पालने पोसने वालों, आतंक का समर्थन करने वालों, आतंक को प्रायोजित करने वालों और इसके लिए धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने एशिया और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क की वकालत की। उन्होंने कहा कि हम जो भी संपर्क स्थापित करें वो भौतिक नहीं होना चाहिए। ये नेटवर्क संस्थागत, डिजिटल, आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी होना चाहिए। हम न सिर्फ व्यापारिक समुदायों के बीच रिश्ते मजबूत करें, बल्कि विश्वविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच भी सहयोग बढ़ाएं। असेम बैठक के इतर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर कई द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा की। इससे पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री जे इंदेर बट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर भी बात हुई। इस साल की शिखर बैठक का विषय था एशिया यूरोप सम्मेलन के 20 वर्ष, संपर्क के जरिए भविष्य की भागीदारी। एशिया यूरोप मीटिंग यानी असेम के कुल 53 सदस्य हैं। भारत इस बैठक के जरिए इन देशों के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने की उम्मीद कर रहा है। कैमरामैन डीके पांडे और संजय कुमार के साथ राजीव कुमार, राज्यसभा टीवी, उलान बटोर, मंगोलिया। और तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। बागी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने तख्ता पलट के प्रयास को देशद्रोह करार दिया। तुर्की ने फतहुल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण की मांग की है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तुर्की के हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। तुर्की सरकार ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया है। छुट्टियों पर गए राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन वापस लौट आए हैं। उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश को देशद्रोह करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति एर्दोगन ने साथ ही सेना में बड़े बदलाव की बात कही। DAEŞ militanlarının değil mi? Adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik. Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu. तख्ता पलट की कोशिश विफल होने के बीच तुर्की के बड़े शहरों में हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की खबर है। मारे गए ज्यादातर लोग आम नागरिक हैं। हजारों बागी सैनिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। तुर्की के प्रधानमंत्री ने तख्ता पलट के लिए निर्वासित धर्मगुरु फतेहुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार बताया है। 140 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2839 वहीं अमेरिका ने तुर्की की चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि लोकतंत्र और कानून के राज का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ईयू ने मसले के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। The tension in and challenges for Turkey cannot be solved with guns. Military coup have no place in modern Turkey. There is no alternative to democracy and the rule of law. भारत सरकार ने तुर्की के मौजूदा हालात के मद्देनजर नागरिकों को तुर्की नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही तुर्की में रह रहे भारतीय नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। तुर्की में सेना के एक गुट ने शुक्रवार रात तख्ता पलट की कोशिश की थी।
जिसके बाद राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में हिंसक झड़पें हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस ने नीस में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदारी आईएस ने ली है। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमलावर की पहचान 31 साल के फ्रांसीसी ट्यूनीशियन नागरिक लाहोइज बुलेल के रूप में हुई। इस हमले में 84 लोग मारे गए। नीस में हुए आतंकी हमले के बाद इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। पुलिस ने शनिवार सुबह रियो मियोलिस के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग हमला करने वाले ट्रक ड्राइवर के संपर्क में थे। उधर राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उन्होंने सीरिया और इराक में आईएस आतंकियों पर हमले जारी रखने की बात कही। इस बीच फ्रांस के अलग अलग शहरों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। par rapport ma compassion et mon amour. गुरुवार रात बाल्टीज डे पर आतिशबाजी देखने पहुंचे लोगों को एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था, जिसमें 84 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत कोरिया को 3-0 से हराकर डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ में पहुंच गया है। चंडीगढ़ में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने कल कोरिया के सियोंग चान होंग और हांग चुंग की जोड़ी को पुरुष डबल्स मुकाबले में 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। इस जीत के मेजबान टीम ने एशिया ओसेनिया ग्रुप एक मुकाबले में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पेस बोपन्ना की जोड़ी अगले महीने शुरू होने वाले रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और स्टार बॉक्सर विजेंद्र सिंह WBO के एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट के चैंपियन बन गए हैं। शनिवार को दिल्ली में हुई खिताबी जंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को 98-92, 190 से धूल चटाकर ये मुकाम हासिल किया। विजेंद्र ने खचाखच भरे त्यागराज स्टेडियम में होप को 10 राउंड के मुकाबले में हरा दिया। ये अंक 3 जजों ने दिए। विजेंद्र सभी राउंड्स में कैरी होप पर भारी पड़े। पहले राउंड में बने दबाव से होप आखिर तक नहीं उबर पाए। विजेंद्र सिंह 7वीं बार प्रो बॉक्सिंग मुकाबले के लिए उतरे थे। उन्होंने इससे पहले सभी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस की बैठक में सत्र के मुद्दों पर चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल को सौंपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। समर्थन में बागी विधायकों के नेता कलिखो पुल भी शामिल। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय। उत्तराखंड में गंगा और अलकनंदा उफान पर। असम के 6 जिलों के करीब 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। तुर्की में नाकाम तख्तापलट के बाद गिरफ्तारियां जारी। फतहुल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाई बैठक। और डेविस कप में भारत की कोरिया पर 3-0 की अजेय बढ़त। ग्रुप प्लेऑफ में पहुंची पेस बोपन्ना की जोड़ी। एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन बने विजेंद्र सिंह। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।